We will continue the fourth lesson, Gandhi and the Western World, whose writer is लुइस फिशर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो लुइस फिशर है वो गांधी से मिलने के लिए इंडिया आते हैं। और वो कहाँ से आते हैं? इटली से इंडिया आ रहे हैं। तो वो याद कर रहे हैं कि 1942 में जब वो गांधी से मिले थे तो अब उससे 4 इयर्स पास हो चुके हैं, और अब जब वो गांधी से मिलने वापस आते हैं तो बहुत ही एक्साइटेड हैं, और इतने एक्साइटेड हैं कि वो अपने रूम पर जाकर एक बात भी नहीं लेते, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स भी नहीं करते, और सीधा गांधी से मिलने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर कि गांधी की मॉर्निंग प्रेयर मीटिंग थी। अब वो वहाँ गांधी से मिलते हैं, गांधी उन्हें पहचान जाते हैं। इसके बाद गांधी और लुइस फिशर दोनों इकट्ठे ट्रेन से यात्रा करते हैं, और रास्ते में 2 लड़के उन्हें मिलते हैं। बारिश आई हुई है और बहुत वो लड़के भीगे हुए हैं उस बारिश में, फिर भी वो गांधी को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, गांधी जी गांधी जी। गांधी भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस वीडियो को, इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इसमें लुइस फिशर अब जब गांधी को देखते हैं कि ये लड़के गांधी को देखकर किस तरह से एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे हैं, बारिश का भी उन्हें ध्यान नहीं है, तो वो पूछता है गांधी से, व्हाट आर यू टू देम, कि तुम इनके लिए क्या हो, इन बच्चों के लिए, इन इंडियंस के लिए तुम क्या हो, ये इतने रिस्पेक्ट क्यों करते हैं तुम्हारी। ही पुट हिज फीस्ट विथ थम्स पॉइंटेड अपवर्ड टू द टेम्पल्स। अब गांधी ने अपनी हाथ की मुट्ठी बनाई और थम्स को ऊपर की तरफ रखा और टेम्पल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, अ मैन विद हॉर्न्स अ स्पेक्टेकल्स, मैं एक आम इंसान हूँ। ही रिप्लाइड, उसने आंसर किया, ही ऑलवेज रिग्रेटेड दैट पीपल गिव हिम एड्यूलेशन व्हेन व्हाट ही वांटेड वाज एक्सेप्टेंस ऑफ हिज वे ऑफ लाइफ। और ही ऑलवेज रिग्रेटेड, गांधी को हमेशा अफसोस होता था कि लोग उसे एक तरह से पूजते थे, जबकि वो अपनी लाइफ को उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहता था, मतलब उसके लिए ये चीज़ें आम थी। दैट ईयर आई स्पेंट 8 days इन हिज कंपनी। लुइस फिशर बताते हैं कि उस साल, यानी कि 1942 में पहले आया था वो, उसको 4 साल हो चुके हैं, यानी अब वो कब आया? 1946 में। तो 1946 में उसने गांधी के साथ 8 दिन बिताए। आई हेजिटेट टू यूज़ टू बिग ए वर्ड टू डिस्क्राइब माई रिलेशन टू गांधी। और अगर कोई मुझसे गांधी से अपना रिलेशन, मेरा रिलेशन पूछता है तो मुझे हेजिटेशन होती है, क्योंकि गांधी एक बहुत महान व्यक्ति है जिनसे कोई भी नाता जोड़ना बहुत मुश्किल है। आई प्रोबेबली ग्रीव टू लव हिम, लेकिन मैं शायद उनसे लव करने लगा था। 2 years लेटर एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग ऑफ सैटरडे। और ये लुइस फिशर बताते हैं कि 2 साल के बाद सैटरडे की मॉर्निंग थी, 8 बजे हुए थे, 31 जनवरी 1948 की सुबह थी ये। आई टर्न ऑन द रेडियो इन माई न्यूयॉर्क अपार्टमेंट, मैं अपने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में था, मैंने रेडियो ऑन किया। एंड हर्ड द न्यूज़, और एक न्यूज़ सुनी कि गांधी हैड बीन किल्ड एट हिज प्रेयर मीटिंग, कि गांधी को उसकी प्रेयर मीटिंग में मार दिया गया नई दिल्ली में एक दिन। न्यूज़ ऑफ महात्मा गांधीज डेथ रीच्ड हिम। राइटर कहता है जब महात्मा गांधी की न्यूज़ उसके पास पहुंची, किसके पास? लियोन बॉम, द फॉर्मर प्रीमियर ऑफ फ्रांस। लियोन बॉम जो कि फ्रांस के प्रीमियर थे, तो इस फ्रांस के प्रीमियर ने कहा, आई नेवर सा गांधी, मैंने गांधी को कभी नहीं देखा। आई डू नॉट नो हिज लैंग्वेज, ना मैं उसकी भाषा जानता। आई नेवर सेट फुट इन हिज कंट्री, मैंने उसकी कंट्री में एक कदम भी कभी नहीं रखा। एंड येट फील द सेम सोरो एज इफ आई हैड लॉस्ट समवन नियर एंड डियर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे ही दुख फील हो रहा है उसकी डेथ पर जैसे मैंने किसी अपने को खो दिया। द होल वर्ल्ड हैज़ बीन प्लंज्ड इन टू द माउनिंग बाय द डेथ ऑफ हिज दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। और राइटर कहता है कि पूरा संसार इस तरह से उसकी डेथ से माउनिंग में, यानी अफसोस में डूब गया था कि ये एक असाधारण व्यक्ति था। आई हैड सीन गांधी इटन विद हिम, मैंने गांधी को उसके साथ खाना खाते देखा, वॉक करते देखा, बात करते देखा, जॉक करते देखा। आई काउंटेड एज गोल्डन द आवर्स ही गेव मी, और जो पल मैंने गांधी के साथ बिताए वो मुझे गोल्डन पल लगे। नाउ रीडिंग द अकाउंट ऑफ हाउ द 3 bullets pierced हिज बॉडी, और अब जब मैं पढ़ता हूँ कि किस तरह से 3 गोलियां गांधी के शरीर को चीरती हुई चली गई, पायर्स्ड यानी चीरती हुई चली गई। हाउ ही ले हेल्पलेस बिफोर डेथ, किस तरह वो डेथ से पहले लाचार था। आई वेप्ट, मैं रोने लगता हूँ। दाउ आई हैड नॉट वेप्ट फॉर मैनी ईयर्स एंड फेल्ट नम, यद्यपि मैं कई सालों तक इस न्यूज़ पर नहीं रोया क्योंकि मुझे सुन्न सा फील होता था। लेटर व्हेन आई कुड थिंक अगेन, जब मैं बाद में सोचा मैंने काफ़ी टाइम के बाद, इट सीम दैट मे बी दिस वाज द बेस्ट वे टू डाई, मुझे लगा कि शायद ऐसे व्यक्ति के लिए इसी तरह से की जो मृत्यु थी वो बेस्ट थी। ही वॉज अ फाइटर ऑल हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ में हमेशा एक फाइटर की तरह से जिया। एंड इट वुड हैव बीन स्ट्रेंज इफ ही डाइड ऑफ अ कोल्ड, और कितना अजीब होता अगर वो कोल्ड से मर गया होता। हिज वायलेंट डेथ वॉज वन मोर सर्विस, राइटर कहता है कि उसकी जो वायलेंट डेथ थी वो देश के लिए एक और सर्विस की तरह से थी। पाल बक का मानना था कि
ये एक दूसरा क्रूसिफिकेशन था। जिस तरह से जीसस क्राइस्ट जो थे उनको क्रूसिफिकेशन किया गया था, उनका सूली पर उन्हें चढ़ाया गया था, तो वो आज भी लोगों के हृदय में अमर है। इसी तरह से गांधी की मृत्यु थी। इट टर्न द वर्ल्ड्स अटेंशन अपॉन हिज लाइफ। गांधी की डेथ ने पूरे वर्ल्ड का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ऑन बियरिंग ऑफ द एसोसिनेशन, इस हत्या के बारे में, एसोसिनेशन यानी हत्या, इस हत्या के बारे में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल सैड, यूएस सेक्रेटरी जॉर्ज सी मार्शल का कहना था कि महात्मा गांधी वाज द स्पोक्समैन फॉर द कंसाइंस ऑफ मैनकाइंड। महात्मा गांधी मानवता की अंतरात्मा की आवाज़ के प्रचारक थे। यूएस सीनेटर ऑर्थर एच वेनेडनबर्ग डिक्लेयर्ड दैट, यूएस सीनेटर ऑर्थर एच वेनेडनबर्ग का कहना था कि गांधी मेड ह्यूमिलिटी एंड सिंपल ट्रूथ मोर पावरफुल देन एम्पायर्स। गांधी ने ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता को और सिंपल से ट्रुथ को किसी सम्राट के साम्राज्य से भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया। दैट मीन्स गांधी ही थे जिन्होंने विनम्रता को और सच्चाई को ताकत प्रदान करी। मैन इन बिग बिल्डिंग एंड प्लेन फॉक्स, हर जगह पर बड़े बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग और साधारण लोग जो कि साधारण घरों में और झोपड़ियों में रहते थे, माउंट हिज पासिंग, सभी ने महात्मा गांधी की जो मृत्यु थी, पासिंग थी, उस पर अफसोस व्यक्त किया। ह्यूमैनिटी फेल्ट बी-रेफ्ट, उसकी मृत्यु पर मानवता वंचित सी हो गई। इम्पावरिश्ड, एक तरह से मानवता गरीब हो गई। फॉर गांधी ओन नथिंग, गांधी के पास कुछ नहीं था, बट वॉज रिच इन रियल वैल्यूज़, लेकिन जो वास्तविक मूल्य थे जीवन के, यानी कि सच्चाई, विनम्रता और नैतिक मूल्य, उन सभी में गांधी भरपूर थे। The tribute showered on him in death celebrated not so much his political achievements. जो ट्रिब्यूट्स गांधी की डेथ पर गांधी को दी गई वो उसके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को नहीं दर्शाती थी। ग्रेट नाउ देवर, बल्कि कि ये जो ट्रिब्यूट उसको दी गई, उसको श्रद्धांजलि जो दी गई, वो उन राजनीतिज्ञों से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी जो कि किसी राजनीतिज्ञ को दी जाती हैं। एज स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ एंड इथिकल प्रैक्टिसेस, और जो उसकी स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ थी, मतलब आध्यात्मिक गुण थे गांधी में, और जो नैतिक कार्य थे उसके, उन सभी के लिए वर्ल्ड प्रेज्ड, संसार ने उसकी तारीफ की। गांधी इज़ इंडियाज़ गिफ्ट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब राइटर कहता है कि गांधी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, पश्चिमी संसार के लिए इंडिया का एक गिफ्ट था। हिज लाइफ कंटेन्स प्रेस्क्रिप्शन फॉर सम ऑफ आवर वर्स्ट इल्स। अगर गांधी के जीवन को देखा जाए तो हमारी जो सबसे बुरी बुराइयां हैं जीवन की, उन सब के एक सॉल्यूशन के तौर पर गांधी का जीवन देखा जा सकता है। व्यूइंग मैंस एस्टेट विद द प्रॉफिट्स ग्लोबल आइज, अगर मनुष्य के जीवन को गांधी जैसे किसी प्रॉफिट की आंखों से देखा जाए तो गांधी की जो नज़रें थी वो कैसी थी? एक्सरे विजन, उसकी नज़रें उस एक्सरे विजन की तरह से थी दैट पेनिट्रेट्स आयरन कर्टन्स एंड नेशनल बाउंड्रीज, जो कि लोहे के बने हुए पर्दों को चीर सकती है और नेशनल बाउंड्रीज को भी वो पार कर सकती है। दैट मीन्स जो गांधी थे वो मानवता को एक ही नज़र से देखते थे और वो नेशनल और इंटरनेशनल हर तरह के जो समस्याएं थी उनको देखने के लिए एक ही नज़रिया रखते थे। गांधी saw that the size of the individual has been dwindling in the democracies. गांधी ने देखा कि जो मनुष्य का इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत मनुष्य का जो साइज़ है वो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप यानी कि लोकतंत्र और तानाशाही दोनों के बीच में एक तरह से झूलता रहता है मनुष्य का अस्तित्व। डिक्टेटरशिप, वेदर बोल्शेविक और फासिस्ट, इज बाय डेफिनेशन अ पावरफुल स्टेट। अब राइटर कहता है डिक्टेटरशिप क्या है, यानी कि तानाशाही क्या है। तानाशाही चाहे बोल्शेविक हो या फिर फासीवाद हो, अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, परिभाषा करते हैं इसकी, तो डिक्टेटरशिप एक पावरफुल स्टेट होता है, एक पावरफुल राज्य होता है, इन विच मैन इज़ पावरलेस। एक ऐसा पावरफुल राज्य जिसके अंदर जो मनुष्य है वो पूरी तरह से पावरलेस है, यानी आम इंसान के पास कोई पावर नहीं होती है, सारी पावर गवर्नमेंट के पास होती है। एलिमेंट ऑफ सच पावर एंड पावरलेसनेस एग्जिस्ट इन वैरिंग डिग्री। इस तरह की जो पावर है, मतलब हमने अभी क्या डिस्कस किया कि एक ऐसा स्टेट जिसके अंदर सारी पावर स्टेट के पास यानी गवर्नमेंट के पास है और जो आम आदमी है उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, ऐसे स्टेट को हम डिक्टेटरशिप वाली स्टेट में काउंट करते हैं, यानी कि वहाँ की जो सरकार है वो तानाशाही होती है। अब जो आम लोगों के पास कितनी पावर है या कितना वो पावरलेस है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। राइटर देखिए क्या कहता है, एलिमेंट ऑफ सच पावर एंड पावरलेसनेस एग्जिस्ट इन वैरिंग डिग्री इन द डेमोक्रेसीज। इस तरह की जो पावरलेसनेस है या पावर होना है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो डेमोक्रेसीज
कितनी हद तक है एक कंट्री के अंदर, इस बात पर डिपेंड करता है। एंड एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस, और ये डिपेंड करता है कि इंसान कितना पावरलेस होगा या इंसान के हाथ में कितनी पावर होगी। ये डिपेंड करता है वहाँ के गवर्नमेंट के फंक्शंस के आधार पर कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका कितना विस्तार हुआ है और वो जो गवर्नमेंट है कितने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं उसके। एंड द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इन अ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ एंटरप्राइजेज, एक देश के अंदर यदि उद्यमों की संख्या, एंटरप्राइजेज की संख्या यानी कि उद्योगों की जो संख्या है वो तो घटती जा रही है, लेकिन जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। इस चीज़ के आधार पर भी ये डिपेंड करता है कि एक कंट्री के जो आम लोग हैं उनकी स्टेट कैसी, उनकी अवस्था कैसी है, वो कितने पावरलेस हैं, कितने पावरफुल है। द इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट बिकम डिपेंडेंट ऑन इंस्टीट्यूशन, अगर जो ऊपर अभी हमने डिस्कस की कंडीशंस, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो आम लोग हैं वो संस्थाओं पर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। एंड ऑन फोर्सेस एटलीस्ट पार्शली, और कुछ ताकतों के ऊपर, कुछ फोर्सेस के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं जो कि उनकी लाइफ को कंट्रोल करने लगती हैं। इवन बियॉन्ड हिज कॉम्प्रिहेंशन, ऐसी पावर्स के अंदर वो कंट्रोल होने लगते हैं जिन्हें वो समझ भी नहीं पाता है। मतलब क्या है, ऐसी नीतियाँ गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसी नीतियाँ साम्राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा बना दी जाती हैं जिनसे कि वो या तो कंट्रोल होकर चल रहा है या एक्सप्लॉइट होकर चल रहा है, लेकिन वो उसको समझ भी नहीं पाता है। तो दीज वास्ट ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स इन 20th सेंचुरी सिविलाइजेशन, द पोस्ट वार इंटरनेशनल टेंशंस हैव एडेड द रिक्वायरमेंट ऑफ मिलिट्री डिफेंस, और 20th सेंचुरी सिविलाइजेशन के अंदर इसी तरह के जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स थे उनकी वजह से पोस्ट वार इंटरनेशनल टेंशंस बढ़ गई, और इसी टेंशन की वजह से मिलिट्री की जो ज़रूरत थी, यानी सेना की जो ज़रूरत थी वो अस्तित्व में आई, विच एनहेंस द स्टेट्स पावर, और इसी मिलिट्री की जो रिक्वायरमेंट थी इसने स्टेट की पावर को बढ़ा दिया। एंड सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट ऑफ द इंडिविजुअल विच कर्टेल हिज, और जैसे जैसे स्टेट की पावर बढ़ती गई वैसे वैसे आम आदमी का जो डिस्ट्रस्ट था, यानी कि आम आदमी का जो विश्वास था वो टूटने लगा स्टेट पर से। इंडिविजुअल वाज गांधीज मेजर कंसर्न, गांधी की मुख्य चिंता थी एक इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, एंड इट इज़ दिस कंसर्न इन पर्टिकुलर, और यही जो चिंता थी या जो जिस चीज़ के बारे में वो जब सबसे ज़्यादा सोचते थे यही वो चीज़ थी पर्टिकुलरली, विच मेक हिम सो इंटीमेटली रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, और इसी वजह से वो 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की प्रॉब्लम से ज़्यादा जुड़ चुके थे, क्योंकि वो आम आदमी के बारे में ज़्यादा सोचते थे। इसी वजह से वो उस समय की जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में भी ज़्यादा सोच पाते थे। नॉट ऑफ द कॉमन मैन और अनकॉमन मैन, वो ना तो सिर्फ साधारण व्यक्ति के बारे में सोचते थे ना सिर्फ असाधारण के बारे में, बट ऑफ द असॉल्ट अपॉन द इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द बोथ, बल्कि कि वो आम आदमी और जो अनकॉमन मैन हैं उन दोनों की ही स्वतंत्रता, इंटीग्रिटी यानी एकता और मेंटल हेल्थ, इन सभी चीज़ों के ऊपर होने वाले असॉल्ट यानी कि होने वाले उत्पीड़न के बारे में सोचते थे। फॉर मेंटल हेल्थ, अब इन्होंने बताया है कि उस टाइम की जो लोगों की प्रॉब्लम थी वो थी 3 प्रॉब्लम्स, एक स्वतंत्रता पाने के लिए लोग जूझ रहे थे, दूसरा इंटीग्रिटी और तीसरी मेंटल हेल्थ। अब इन तीनों चीज़ों का सॉल्यूशन यहाँ पर बता रहे हैं। फॉर मेंटल हेल्थ गांधी प्रेस्क्राइब ट्रूथ, गांधी कहते हैं कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ चाहिए तो उसे सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। ही सॉट फॉर हिम सेल्फ अ यूनिटी ऑफ व्हाट ही बिलीव्ड, और उसने अपने आप के लिए भी एक तरह की ही सॉट फॉर हिमसेल्फ, उसने अपने लिए भी एक ऐसी यूनिटी को प्राप्त किया जिसमें कि वो विश्वास रखता था। और वो कैसी यूनिटी थी, व्हाट ही डिड एंड व्हाट ही सेड, मतलब जो वो कहता था वही वो करता था, उसके वर्ड्स और उसके काम एक जैसे होते थे। इसी वजह से गांधी का जो मेंटल हेल्थ था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। क्रीड, डीड एंड वर्ड्स वर उसके क्रीड यानी धर्म, डीड कार्य और वर्ड शब्द, ये तीनों एक जैसे होते थे। दिस इज द इंटीग्रेशन विच इज़ इंटीग्रिटी और ट्रूथ, और इसी एकता के बारे में, इसी इंटीग्रिटी के बारे में राइटर यहाँ पर बात कर रहा है, और इसे ही हम इंटीग्रिटी या ट्रूथ का नाम दे सकते हैं। व्हेन अटरेंसेस कन्फ्लिक्ट विद एक्शन, और गांधी कहते हैं कि जब इंसान के द्वारा बोली गई बातें, अटरेंसेस यानी उसके द्वारा बोले गए शब्द, कन्फ्लिक्ट विद एक्शन उसके कामों से टकराते हैं, दैट मीन्स उसके काम अलग हैं और उसके बात अलग हैं, एंड एक्शन विद बिलीफ, और उसके जो किए गए काम हैं वो उसकी मान्यताओं से या विश्वासों से टकराते हैं, यानी उसके द्वारा करे गए काम उसके विश्वास से अलग हैं। इंडिविजुअल स्प्लिट एंड सिक, तब वो व्यक्ति धीरे धीरे टूट कर बीमार होने लगता है मेंटली। गांधी प्रीच्ड व्हाट ही प्रैक्टिस्ड एंड प्रैक्टिस्ड व्हाट ही बिलीव्ड, गांधी उसी चीज़ को प्रीच करते थे, उपदेश देते थे जो वो करते थे, और जो वो वही करते थे जिसमें कि वो बिलीव करते थे। आई फाउंड हिम हेल्दी, लुइस फिशर कहते हैं कि मैंने उन्हें हमेशा हेल्दी, हैप्पी, लाइट हार्टेड देखा,
बावजूद इसके कि उनकी लाइफ में बहुत sorrow और बर्डन थे, फिर भी उन्होंने इनर हार्मनी यानी कि अंतरात्मा की जो शांति थी उसको महसूस किया। Most of Gandhi's ideas can be ascribed to some quality of his mental eyesight. गांधी के अधिकतर विचारों को उसकी उन गुणों से जोड़कर देखा जाता है जो कि उसकी मानसिकता से जुड़ी थी, और उसकी यही मानसिकता थी विच केप्ट हिम सीइंग पीपल एज ए मास, जिसके कारण वो लोगों को एक जन समूह के रूप में नहीं देखता था। मतलब उसको ये नहीं लगता था कि जो अजनबी लोग हैं वो एक भीड़ का हिस्सा है, बल्कि वो हर इंसान को महत्वपूर्ण मानता था। ही नेवर सा और जस्ट इंडियंस और फ्रेंचमैन और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स इन मिलियंस। उसने कभी भी इंसान को यानी व्यक्ति को एक इंडियन, फ्रेंचमैन, क्रिश्चियन या मुस्लिम के तौर पर नहीं देखा। ही कंसिडर्ड ईच ह्यूमन बींग टू होली, टू इम्पोर्टेंट टू बी द मेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ रिमोट impersonal टेरेस्ट्रियल पावर कॉल्ड द स्टेट। गांधी ने हमेशा व्यक्ति को पवित्र और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देखा जो कि किसी भी स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ही लव्ड पीपल इंडिविजुअली। उसने लोगों को व्यक्तिगत तौर पर अपनाया या व्यक्तिगत तौर पर महत्व दिया। एंड इन मल्टीट्यूड्स, और इसी तरह से उसने जन समूह के रूप में भी लोगों को महत्व दिया, लोगों से प्यार किया। एवरीबडी हु केम इन कॉन्टेक्ट विद हिम फेल्ट इट। हर कोई जो भी गांधी के कॉन्टेक्ट में आया उसने गांधी को फील किया। एंड पेड हिम बैक विद लव, और गांधी को वापस लव दिया। दिस वाज द सोर्स ऑफ हिज अथॉरिटी, और लोगों से मिलने वाला जो लव था यही गांधी की ताकत थी। एंड इफेक्टिवनेस, और इसी ने गांधी को प्रभावशाली बनाया। ही हैड नो पावर। गांधी के पास कोई पावर नहीं थी। ही कुड नॉट पनिश और रिवार्ड मटेरियली। वो लोगों को ना पनिशमेंट दे सकता था ना रिवार्ड दे सकता था। ओनली पावर वेपन वर वार्मथ एंड ट्रूथ। उसके जो एकमात्र हथियार थे उसके पास वो थे वार्मथ एंड ट्रूथ, गर्मजोशी और सच्चाई। विद दिस ही लिबरेटेड इंडिया, और इन्हीं की हेल्प से उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। मतलब गांधी जी ने कभी भी कोई हथियार नहीं उठाए। उनके जो एकमात्र हथियार थे वो थे सच्चाई, और ना उनके पास कोई ऐसी पावर थी जिससे कि वो किसी को मटेरियली पनिश कर सकें, रिवार्ड कर सकें। फिर भी उन्होंने सिर्फ सच्चाई के बल पर ही इंडिया को फ्रीडम दिला दी। इन द मिडेस्ट ऑफ हिज हिस्टोरिक 1946 नेगोशिएशन विद ब्रिटिश कैबिनेट, जब 1946 में उन्होंने ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर से नेगोशिएशंस यानी बातचीत की, किस चीज़ के बारे में? इंडिया की आने वाली इंडिपेंडेंस के बारे में। आई वॉच गांधी ट्राई टू पैच अप अ मार्शियल डिस्प्यूट। मैंने देखा कि गांधी एक मार्शियल डिस्प्यूट को भी ख़त्म करने में या सोल्व करने में लगे हुए थे, जो कि दो अनटचेबल्स के बीच था। दिस वाज हिज आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और ये जो सॉल्यूशन वो करने वाले थे ये था डेमोक्रेसी का आइडिया, यहीं से स्टार्ट होता था। ही टुक द मिसडीड्स एंड फॉल्ट्स ऑफ अदर एज ए रीप्रूफ टू हिमसेल्फ। उसने दूसरों के द्वारा की गई गलतियों को और उनके दोषों को अपनी लाइफ में एक रीप्रूफ के तौर पर लिया। ही हैड नॉट डन इनफ टू इम्प्रूव दैम। उसने इन लोगों को इम्प्रूव करने के लिए कुछ खास नहीं किया। ही रिगार्डेड द गुड इन अ पर्सन, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई थी उसको उन्होंने सभी व्यक्तियों के अंदर देखा। एंड डिड नॉट लुक फॉर द बैड, और लोगों के अंदर बुराइयों को देखने की कोशिश नहीं की बल्कि अच्छाइयों को देखा। द पर्सन ट्राई टू बी वर्दी ऑफ गांधीज फेथ। यही कारण था कि लोग गांधी के अंदर अपना विश्वास बनाना चाहते थे। गांधी एंडेवर्ड टू डिग्रेड, डीबेस, ह्यूमिलेट एंड हर्ट नन। गांधी ने एंडेवर्ड यानी प्रयास करना। गांधी ने कभी भी किसी को हर्ट करने का, ह्यूमिलेट यानी इंसल्ट करने का, डिग्रेड करने का या डीबेस करने का कोई प्रयास नहीं किया।